पहले मिस्र ने IRGC से राब्ता किया। लीड रोल मिस्र का क्यों नहीं हुआ, टर्की का क्यों नहीं हुआ, वाई पाकिस्तान? पाकिस्तान की पोजीशन बनिस्बत दीगर मुस्लिम ममालिक के निस्बतन बेहतर थी, लिहाजा हम पाकिस्तान को एज ए क्रेडिबल गो बिटवीन समझते हैं। क्या ये चार मुल्क अमेरिका की और इजराइल की गारंटी देने की पोजीशन में हैं कि दोबारा लड़ाई नहीं होगी? मुझे जो ऐसा लग रहा है कि अगर जंग को इस स्टेज पे कैप नहीं किया गया तो ये बहुत चीजें आगे की तरफ बढ़ जाएंगी। आसिम मुनीर साहब को भी मिलेंगे, ये फॉरेन मिनिस्टर शहबाज शरीफ को तो मिल रहे हैं। जी सुहरावर्दी साहब, इस पूरे कजिए में जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो आसिम मुनीर का। आम ज़हन नहीं मानता कि ये चारों सिर्फ ईरान जंग के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक दफा इसराइल ने भी कहा कि नेतन्याहू कि ये एक सुन्नी इत्तेहाद बन रहा है। जो उसका अल्टीमेट गोल था इन चार वज़रा खारजा का कि किसी तरह से डी एस्केलेशन अचीव की जाए, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग शुरू है उसमें कशीदगी में कमी लाई जाए। ईरान क्यों ट्रस्ट करेगा? और ये चीज है जो कल शहबाज शरीफ साहब, मेरी इत्तला है कि 1.5 घंटा बातचीत जारी रही। शहबाज शरीफ साहब की भी जब बात हुई और पिज़ेशकियान के साथ। आपको लगता है स्टीव विटकॉफ और कुशनर जो हैं वो माइनस हुए हैं और अब मार्को रूबियो बात करेंगे? तो इरानियंस ने कहा था कि जी हमारी कुछ रेड लाइंस हैं और उनमें यही था कि नो विटकॉफ नो कुशनर। ये तेहरान जा सकते हैं ये चारों? शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा है कि जी जंग रुकती है तो मैं आऊंगा, कि शायद मंगल को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू हो जाए। तो चाइना के गुजर रहे हैं, एक पाकिस्तान के गुजर रहे हैं, और भी किसी के जहाज इंडिया और टर्की। इसराइल को पाकिस्तान में होने वाले ये जो टॉक्स हैं इन पर क्या एतराज है? इसराइल जो है वो पीस टॉक्स के ही खिलाफ है। ये एक एनालिसिस नहीं है, ये बल्कि प्लेन ऑब्जर्वेशन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। नाज़रीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान में हैं। आज चारों वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान के साथ मिला के पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा इकट्ठे बैठेंगे। ये मुलाकात का एजेंडा क्या है? मैंने दावत दी है बाकिर सज्जाद साहब को। ये डॉन में फॉरेन पॉलिसी पे लिखते हैं और डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट समझे जाते हैं। जो लोग डॉन पढ़ते हैं वो बाकिर सज्जाद साहब को बखूबी जानते होंगे कि इनकी एक गैर मामूली जो है वो एक्सपर्टीज है फॉरेन पॉलिसी पे और डिप्लोमेसी पे। मैंने सोचा आज इनको दावत देता हूँ, ये चूंकि ग्राउंड पे रिपोर्टिंग भी खुद करते हैं और इनकी फर्स्ट हैंड नॉलेज भी है, कनेक्टिविटी भी है, तो हम इनसे कुछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाकिर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो जी। बाकिर साहब, क्यों ये चारों वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद में इकट्ठे बैठे हुए हैं? लोग जानना चाहते हैं क्या बस ईरान की जंग बंद कराने में इन चारों का क्या किरदार हो सकता है? वो तो ईरान मान नहीं रहा, या अमेरिका की शराइत सख्त है, या अमेरिका नहीं मान रहा। ये चारों क्यों इकट्ठे बैठे हैं, एक आम पाकिस्तानी ये जानना चाहता है। जी सोहरावर्दी साहब, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा क्योंकि आप तो शायद जानते होंगे चीजें, बहुत से नाजरीन चीजों को डे टू डे फॉलो नहीं कर रहे होते। ये मार्च 18 को सऊदी अरेबिया ने एक कॉन्फ्रेंस की थी रियाज में, जिसमें तकरीबन 10 अरब और मुस्लिम ममालिक मिक्स करके उन्होंने बुलाए हुए थे। तो उसकी साइड लाइन पे इन चार ममालिक की मीटिंग हुई थी। अच्छा, उस वक्त जब ये मीटिंग हुई थी तो बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, बल्कि स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का दिफाई मुआहदा है उसको जी एक्सपैंड करके तुर्की को भी बीच में लाया जा रहा है और इजिप्ट को भी लाया जा रहा है, ताकि एक मजबूत नेटो का ब्लॉक, नेटो स्टाइल एक मुस्लिम ब्लॉक बनाया जाए। लेकिन बाद में जो इतलात आई और जिससा वाकयात हुए तो उसमें पता चला कि इन लोगों ने बैठ के चार वज़राए ख़ारजा ने, जो ये चार ममालिक आप फिर इस्लामाबाद में दोबारा से मिल रहे हैं, तो इन्होंने उस वक्त डी एस्केलेशन पे सोच विचार करना शुरू किया। तो वहां पर एक मसला दरपेश आया कि जी इस वक्त तो ईरान में शदीद मतलब किस्म की जंग हो रही है, बहुत सी उनकी शख्सियात शहीद हो चुकी हैं जो डायलॉग के लिए बात कर सकती थी, तो कौन अब राब्ता करे इनसे? तो इजिप्ट की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने IRGC के साथ चैनल खोला। वहां से फिर चीजें आगे बढ़ी और ट्रंप को भी इन्वॉल्व किया गया। फिर पाकिस्तान ने इसमें एक सेंट्रल रोल लिया। मैं पाकिस्तान के रोल पे बाद में आऊंगा ताकि हम पहले इस प्रोसेस को लोगों को एक्सप्लेन कर सकें। तो ये फिर उसके बाद अब 18 और 19 की दरमियानी रात इनकी मुलाकात हुई थी। अब ये इनकी दूसरी मुलाकात तय थी तुर्की में,
जो ये वाला आज के दिन ये तुर्की में मुलाकात होनी थी इन चार ममालिक की। लेकिन जो अब इंपॉर्टेंट चीज लोगों की समझने की है कि इसका वेन्यू शिफ्ट किया गया इस्लामाबाद में। और उसकी वजह जो वक्फान हाल बताते हैं वो ये कि डार साहब बहुत ज्यादा मसरूफ है। अब वो जाहिर बात है डार साहब की कोई निजी मसरूफियत तो होगी नहीं या कोई और प्रायोरिटी एजेंडा होगा नहीं जिसकी वजह से वो सारे वज़राए खारजा भी पाकिस्तान आ गए। तो इसका मतलब है कि जो जो उसका अल्टीमेट गोल था इन चार वज़राए खारजा का कि किसी तरह से डी एस्केलेशन अचीव की जाए, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग शुरू है उसमें कशीदगी में कमी लाई जाए। तो उसमें या तो को पेशरफ बड़ी हो रही है और तीन जो बाकी वज़राए खारजा हैं कि बजाय कि वो कहें कि चले जी हम डेट अगले हफ्ते मिल लेते हैं, उन्होंने कहा ठीक है हम इस्लामाबाद आ जाते हैं आपके पास। तो वो मतलब वक्त की भी है इंपॉर्टेंस, इस पाकिस्तान की भी इंपॉर्टेंस है। तो हम यहाँ से तो इन्फर यही करते हैं कि इस वक्त जो चीजें हैं वो एक एडवांस स्टेज पे चली गई हैं नेगोशिएशंस के हवाले से। और शायद ये जो आज चार मुल्क बैठेंगे यहाँ पर ये अपनी पोजीशंस कोऑर्डिनेट करेंगे अपने तई। ये चारों मुल्क कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने लीड रोल लिया हुआ है इसमें। पाकिस्तान अमेरिकन साइड के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, ईरानियंस के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है। और हत्ता कि रात को आपने तकरीबन 12 बजे वजीर खारजा साहब की भी ट्वीट देखी होगी कि जी पाकिस्तान ने सॉरी ईरान ने पाकिस्तान के 20 जहाजों को इजाजत दी और उनको उन्होंने विटकॉफ को भी और उसको रूबियो को भी और वांस को सबको टैग किया। और उस ट्वीट को बाद में ट्रंप ने भी रीट्वीट कर दिया या रीपोस्ट कर दिया जो आप कहें उसको। तो वो उन्होंने ये है कि पाकिस्तान इस वक्त एक सेंट्रल रोल लिए हुआ है और इसी तरह तुर्की भी ईरान के साथ भी एंगेज है, इजिप्शियंस अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये सब बैठ के अपनी जो है एक तो पोजीशंस कोऑर्डिनेट करेंगे, एक आगे की अलाइनमेंट बनाएंगे कि भाई अगर हमने ये आगे का ये कोई इसका कोई हल निकालना है तो उसके ऊपर हम सबकी एक मुत्तफिका पोजीशन क्या होगी। सऊदी अरेबिया की इन्वॉल्वमेंट इसमें खास तौर पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सऊदी अरेबिया डायरेक्ट वॉर थिएटर में है इस वक्त। ईरान, टर्की, पाकिस्तान या इजिप्ट जरा पेरिफेरी पे है, वो मेडिएटर्स का रोल कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया इंपैक्ट हो रहा है, सऊदी अरेबिया में बेसिस पे अटैक हो रहे हैं। वो हम अलहदा से डिबेट कर सकते हैं कि वो क्या मतलब उनकी लीगैलिटी क्या है या ईरान के उनको हमको किस तरह देखना चाहिए अटैक्स को। लेकिन वो कतई नजर उसके सऊदी अरेबिया इंपैक्ट हो रहा है तो उसका यहाँ मौजूद होना वो एक तरह की अरब रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि जी उनकी भी बाई इन हो इस एग्रीमेंट में अगर वो होता है तो। नहीं, पर बाकिर देखें, अगर मैं ईरान की ही बात कर लूं तो देखें, ईरान तो मांगता है कि एक ऐसी वायबल गारंटी के दोबारा लड़ाई नहीं हो। क्या ये चार मुल्क अमेरिका की और इसराइल की गारंटी देने की पोजीशन में हैं कि दोबारा लड़ाई नहीं होगी? ये तो मेरे ख्याल में $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसका जवाब तो शायद डार साहब के पास भी नहीं हो गुड इंटेंशंस के साथ कि जी ये अब जिस तरह से ये चीज फैलती जा रही है पूरे रीजन में और खत्ते में और इससे बियॉन्ड फैलती जा रही है। अभी आप देखें कि एस्केलेशन जो है ना, मुझे जो सा लग रहा है कि अगर जंग को इस स्टेज पे कैप नहीं किया गया तो ये बहुत चीजें आगे की तरफ बढ़ जाएंगी। और जहां तक है कि अमेरिका की नीयत के बारे में जाती तौर पे मैं कन्विंस नहीं हूं कि अमेरिका इसमें सिंसियर है। एक तरफ वो सिग्नल्स दे रहा है कि जी बात करना चाहते हैं। देखिए अब जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने भी उसको रीपोस्ट किया, उन्होंने कहा जी कि डिप्लोमेसी इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड, उस 20 जहाजों वाले ट्वीट के नीचे लिखा हुआ है। तो दूसरी तरफ मुसलसल उनकी अफवाज वहां जा रही है। ट्रंप ने पॉज लगाया 5 दिन का, फिर उसको एक्सटेंड किया, लेकिन साथ ही इसराइल को शह दी और उन्होंने जाके उनके एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, उनके हत्या के कल तो वाटर प्लांट्स पे, यूनिवर्सिटीज पे भी अटैक हो रहे हैं। ईरान क्यों ट्रस्ट करेगा? और यही चीज है जो कल शहबाज शरीफ साहब भी घंटे का उन्होंने अपनी ट्वीट में जिक्र किया था, लेकिन मेरी इतला है कि 1.5 घंटा बातचीत जारी रही। शहबाज शरीफ साहब की भी जब बात हुई और पिज़ेश्कियान के साथ या डार साहब की अराक्ची के साथ या अकान फिदान जो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके अराक्ची के साथ, तो जो बुनियादी मसला इस वक्त आ रहा है वो ट्रस्ट का है। अब मुझे नहीं पता कि इनके पास क्या गिदड़ सिंगी है कि ये ईरान को कन्विंस कर सकेंगे या अमेरिका की जमानत उठा सकेंगे कि जी अमेरिका अब अगर यहाँ सीज फायर करता है या बातचीत करता है तो वो गुड इंटेंशंस में करेगा। नहीं, पर आपने कहा कि पहले मिस्र ने आईआरजीसी से राब्ता किया, तो लीड रोल मिस्र का क्यों नहीं हुआ, टर्की का क्यों नहीं हुआ? वाई पाकिस्तान, पाकिस्तान क्यों लीड रोल में आ गया?
पाकिस्तान का इस तरह से है कि जी मेरे ख्याल में जुमेरात के दिन था, मैंने एक सीनियर इरानियन ऑफिशियल की भी इंटरव्यू किया जो फिर बाद में डॉन में पब्लिश भी हुआ। बैकग्राउंड इंटरव्यू था इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान हमारा प्रेफर्ड, मतलब हम उसको प्रेफर्ड करते हैं बोथ एज ए वेन्यू एज वेल एज आप कह लें गो बिटवीन कह लें। मैं मेडिएटर का लफ्ज अभी नहीं कहता क्योंकि मेडिएटर का रोल पाकिस्तान ने भी नहीं लिया। उसकी मुख्तलिफ वजूहत उन्होंने बताई, उनमें से जो दो चीज़ें हैं वो ये है कि पाकिस्तान की पोजीशन बनिस्बत दीगर मुस्लिम ममालिक के निस्बतन बेहतर थी, लिहाजा हम पाकिस्तान को एज ए क्रेडिबल गो बिटवीन समझते हैं। बाकी सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंटेलिजेंस चैनल पे उन्होंने अपना कम्युनिकेशन खोली, लेकिन इरानियंस चाह रहे हैं या वो भी प्रेफर करते हैं, इसी तरह अमेरिकन को भी पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट होगा, तो लिहाजा इसलिए पाकिस्तान को ये सेंट्रल पोजीशन मिल गई है, या पाकिस्तान इसमें पूरे प्रोसेस में लाइमलाइट में है। लेकिन देखें जी, सऊदी अरब तमाम अरबों की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता। यूएई और सऊदी अरब के बड़े इख्तलाफात हैं, और भी अरब ममालिक आपस में हमें फॉरेन पॉलिसी पे डिवाइडेड नजर आते हैं, एक्सेप्ट अमेरिका की हिमायत पर। तो सऊदी अरब सारे अरबों के नुमाइंदा के तौर पे तो इस इत्तेहाद में नहीं शामिल हो सकता। नहीं, ये असल में हमने पाकिस्तान में तो नहीं क्रिएट किया था ग्रुप। आपने देखा होगा कि जिस तरह गजा पे 8 मुल्कों का एक ग्रुप बना था जो बाद में ट्रंप को भी मिला, बहुत से इंपॉर्टेंट मुल्क उससे बाहर रह गए होंगे, लेकिन जब ये जियोपॉलिटिकल प्रोसेसेस बनते हैं तो उसमें जो इनिशिएटिव लेता है वो अपनी ग्रुपिंग की तश्कील कर लेता है। ये आपको मैंने जैसे जिक्र किया कि ये रियाज में मीटिंग हुई थी, सऊदीज के इनिशिएटिव पे हुई थी, और उन्होंने ये ग्रुप तश्कील दिया था। जाहिर बात है वो अपनी बात या अपना जो है शेयर बीच में रखेंगे। वो आपकी बात बजाय कि यूएई और खास तौर पे यूएई जो है वो सऊदी अरब के साथ उस तरह से इजी नहीं होगा, लेकिन बहरहाल आपको ब्रॉडर उसमें एक बाई इन मिल जाएगा अरब कंट्रीज का, एटलीस्ट सऊदी अरब के आने से, कि बहरीन भी समहाउ ऑन बोर्ड रहेगा, अगरचे बहरीन को भी ज्यादा इश्यूज हैं इस डायलॉग प्रोसेस के साथ। और इसी तरह से कुवैत ने पहले से वो अपना शहबाज शरीफ साहब को उनके क्राउन प्रिंस ने फोन करके एंडोर्स कर दिया है पाकिस्तान के प्रोसेस को। तो मैं देख रहा हूं कि जीसीसी के अंदर भी एक शायद एक अगरचे उन्होंने बहुत सी स्टेटमेंट्स दिए, एक ख्वाहिश पैदा हो रही है कि अब चीजें डीएस्केलेशन की तरफ जानी चाहिए। अब सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर और ये जो है ये दे आर प्रो डायलॉग, जबकि यूएई दूसरी तरफ खड़ा है। और यूएई भी मैंने अभी देखा है, कुछ इंफॉर्मेशन है लेकिन उसको भी मैं सब्सटेंशिएट नहीं कर सकता कि वो भी उन्होंने भी कुछ कदम पीछे हटना शुरू कर दिया है कि मतलब मजीद दे डोंट वांट टू प्रेस अहेड विद कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, लेकिन अब आम ज़हन नहीं मानता कि ये चारों सिर्फ ईरान जंग के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन एक दफा इसराइल ने भी कहा कि नेतन्याहू कि ये एक सुन्नी इत्तेहाद बन रहा है, और पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस पैक्ट के बाद ये हुआ कि टर्की उसमें साथ शामिल होना चाहता है। ये बातें तो इस ईरान जंग से पहले ही होने लग गई थी कि उस डिफेंस पैक्ट में टर्की भी शामिल होना चाहता है। तो उस डिफेंस पैक्ट को ब्रॉडन करने की बातें तो ईरान अमेरिका जंग से पहले ही हो रही थी। आपको नहीं लगता कि अभी नहीं, शायद लेकिन ये आप देखिए ना, इमीडिएट जो उनका एजेंडा है वो तो ये है कि ये चीजें जो ये अगर डिफेंस पैक्ट बनना है या वैसे कोई उनका कोऑपरेशन बननी है तो ये पीस टाइम में भी हो सकती हैं, ये बाद में भी हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि एक आप फॉरेन ऑफिस की जितनी प्रेस रिलीजेस उठा लें, बिल्कुल ऑब्वियस और बिल्कुल क्लियर उन्होंने, सिर्फ ना हमारा फॉरेन ऑफिस, सिर्फ हमारा फॉरेन ऑफिस बल्कि टर्किश भी, इजिप्शियंस भी, सब यही कह रहे हैं कि हम डी एस्केलेशन डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। दूसरी जो मैंने आपको सामने पॉइंट रखा कि उन्होंने अपना जो वेन्यू एकदम चेंज किया है टर्की से पाकिस्तान, यही आज के दिन में टर्की में मीटिंग होनी थी। आप मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब मसरूफ हैं तो कह सकते थे जी हम चले, आप इतवार को मसरूफ हैं, मंगल को मिल लेंगे, अगले संडे को मिल लेंगे। उन्होंने नहीं, हम आप सब आपके पास आ जाते हैं, आप मसरूफ है ना जिस काम में, हम भी उसी काम में अपना हिस्सा डालने आ रहे हैं, तो हम आपके पास आ जाते हैं सारे के सारे। तो ये आपको इस वक्त अर्जेंसी शो करता है कि अर्जेंसी जो है इट्स अबाउट
डी एस्केलेशन, वो जो एग्रीमेंट या वो अंडरस्टैंडिंग है या जो भी आप उसको रंग दें, कोऑपरेशन, कंसल्टेशन, वो है, जरूर है, लेकिन वो एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस वक्त इस ग्रुप का है कि किसी तरह से ये जो जंग के शोले बढ़ रहे हैं, आप इनको किसी तरह से काबू किए जाए। ये तेहरान जा सकते हैं ये चारों? अभी जो आखिरी प्रेस रिलीज मैंने देखी है, तेहरान से इशू हुई थी जो प्रेसिडेंट के उनके ऑफिस की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा है कि जी जंग रुकती है तो मैं आऊंगा। अच्छा, जंग रुकती है तो मैं आऊंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ पीस टॉक्स के लिए क्या तेहरान का डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा? अब ये डेलीगेशन तेहरान नहीं, ये अब जाएगा? मैंने जहां तक ईरान के डेलीगेशन की बात है, यहाँ पे आपको पता है कि जंग में आप कोई हतमी तौर पे कह नहीं सकते क्या चीज किस तरह होगी, क्योंकि एक वाक्य से सारा रुख बदल जाता है। कल दिन तक डिप्लोमेटिक एनक्लेव में हमारे ये मतलब चिमागोइयां हो रही थी कि शायद मंगल को, और मैंने आज अपने डॉन के आर्टिकल में भी इसका जिक्र किया है कि शायद मंगल को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू हो जाए। लेकिन वही मैंने कहा, उसके साथ मैंने अपनी आर्टिकल में नीचे लिखा है कि जिस डिप्लोमेट ने ये बताया उसने कहा कि ये सब टेंटेटिव है एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जी अब जंग में इस वक्त टेक्टिकली या ऑपरेशनली कोई ऐसी चीज हो जाए जो पूरे इस प्रोसेस को डिरेल कर दे, या कोई ऐसी बड़ी चीज हो जाए जो उस सबको बल्कि स्ट्रेंथन कर दे। लेकिन इस वक्त टेंटेटिवली लोग देख रहे हैं कि सम टाइम अराउंड मिड वीक, ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है, कि इसके वस्त में कहेंगे ना तो वो ईरान की और अमेरिका की बातचीत इस्लामाबाद में हो जाए। अमेरिकन से किसके आने के एक्सपेक्ट किया जा रहा है? जेडी वैंस आएंगे? नहीं नहीं, इस वक्त जो जो मेरी इतलात है कि वो मार्को रूबियो आएंगे और दूसरी तरफ से अरागची आएंगे। जो अच्छा, अगर अब वाला अब वाली चीज मटेरियलाइज होगी, मैंने आपको बताया 24 घंटे पहले की मेरी इतला है, और बहुत कुछ पुल के नीचे से बहुत पानी बह भी चुका होता है इस 24 घंटे में जंग की सूरत हाल में। तो अभी देखते हैं, लेकिन अगर ये मटेरियलाइज होती है तो ये कहा जा रहा है कि ईरानी साइड से अरागची साहब और इधर से वो आएंगे। और जो चीज मेरी जो मैंने आज वो पब्लिश भी की है और जिसके मैं जिक्र भी कर रहा हूँ कि शायद मीटिंग हो जाए, इस चीज को तकवीत रात की इनकी ट्वीट देती है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का रीपोस्ट करना देता है कि जी जब इन्होंने बिल्कुल खालिफन बायलैटरल एक इशू को, आ, उसका बायलैटरल इशू इस तरह से था कि जी ईरान ने हमारे जहाज गुजरने दिए, और कराची साहब चंद दिन पहले एक ट्वीट में कह चुके हैं कि जी पाकिस्तान को हम दोस्त मुल्क समझते हैं और हम उनके जहाजों को जाने दे रहे हैं। तो डार साहब ने स्पेसिफिकली क्यों ट्वीट की, और साथ रूबियो को और वांस को और उन सबको, विटकॉफ को क्यों टैग किया, फिर ट्रंप ने उसको क्यों रिट्वीट किया। तो लिहाजा कुछ सिग्नलिंग हो रही है दोनों साइड से, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं। और वही जो वो कह रहे हैं कि वो पहले ट्रंप ने कहा था ना कि पाकिस्तान ने 8 जहाजों का तोहफा दिया है हमें, जो पाकिस्तान के, तो अब उन्होंने कहा हमने 20 और गुजार लिए हैं, ये ले। तो वो कुछ मुझे ये सब चीजें कनेक्टेड ही लगती हैं। अगर अब यहाँ पे सब कुछ इतना ऑब्वियसली स्टेट करना, आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मुश्किल भी होता है चीजें कहना, लेकिन यह है कि मुझे ये चीजें कुछ कनेक्टेड लगती हैं, क्योंकि आप अमेरिका को अगर सिग्नलिंग कर रहे हैं कि 20 जहाज पाकिस्तान की मतलब कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरा मुल्क ऑलरेडी कह चुका है आप अपने जहाज गुजार लें, हम आपको अपना दोस्त मुल्क समझते हैं, रिस्ट्रिक्शंस एनिमीज के लिए आप गुजारें। फिर अगर आप कहें ना कि जी मैं ये मेरा मुआहदा हो गया जी 20 जहाज गुजारने का, अच्छा जी आप भी सुन लें मेरा मुआहदा हो गया तो आप मतलब कोई सिग्नलिंग कर रहे हैं इसमें। अच्छा, नहीं वो बात ठीक है, एक तो चाइना के गुजर रहे हैं, एक पाकिस्तान के गुजर रहे हैं, और भी किसी के जहाज ये स्टेट ऑफ इंडिया और टर्की। इनके भी गुजर रहे हैं। जी जी, वो इराक के भी, इराक के भी। इराक के भी। वाई इंडिया? लोगों को समझ नहीं आ रही, इंडिया तो इसराइल के साथ खड़ा है, फिर ईरान इंडिया को क्यों फेवर्स दे रहा आ, ईरान का और इंडिया का एक अपना जो है लॉन्ग स्टैंडिंग एक रिलेशनशिप है, उसको एक डिफरेंट एंगल से देखने की जरूरत है। उनके अपने जो है रवाबित वगैरह है, उसके ऊपर मैं शायद इतना ज्यादा आपको एनलाइटन ना कर सकूं, लेकिन बहरहाल उनकी एक अपनी एक उनके साथ अरेंजमेंट है। है? अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जो अगर नेक्स्ट मिड वीक में अमेरिका और ईरान की मीटिंग होती है,
1 to 1 होगी या बिल वास्ता होगी? एक कमरे में अमेरिका इंडिया में ईरानियंस बैठेंगे, एक कमरे में अमेरिकन बैठेंगे, इधर से डार साहब पैगाम उठा के उस कमरे में जाएंगे, उधर से उठा के इस कमरे में आएंगे, या दोनों सामने आमने सामने बैठ जाएंगे? इस तरह की कोई मेरे पास इतला तो नहीं है, लेकिन जो यूरोपियन, मैं आपको एक सोर्स का बता देता हूँ, बल्कि सोर्स से हट के मैं ये कहूँ कि एक मुझे भी बातें करते हुए आपसे ज़हन में याद है कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की है जुम्मे वाले दिन, पेरिस के करीब G7 की मीटिंग के साइडलाइंस पे। उन्होंने कहा है कि ये बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे इस्लामाबाद में सिर्फ। तो बजाय कि मैं अपना कोई कंजेक्चर करूं या अपने सोर्सेज की बात करूं, तो मुझे ख्याल आ गया कि उनका ही जिक्र कर दूं कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर कह चुके हैं कि डायरेक्ट मुज़ाकरात होंगे। ये तो अब मुझे नहीं पता कि फर्स्ट टाइम होगा ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठेंगे, अभी तक वो आमने सामने नहीं बैठते हैं। नहीं, वो जो ओमान का था वो मेडिएटेड प्रोसेस था। वो ओमान वाले इधर का पैगाम उधर, उधर का पैगाम इधर दे रहे थे। होते वो सेम वेन्यू पे थे, लेकिन वो गो बिटवीन का काम करते थे। उनकी बात सुन के इनको बताते, इनका इस तरह से करते। और बल्कि ओमान ने तो बड़ा नुआंस किस्म की बाद में पोजीशन भी बहुत अच्छी रखी है। तो बहरहाल वो प्रोसेस नहीं हो सका। अब उसके ऊपर बहुत सी एक्सप्लेनेशंस लोग दे रहे हैं कि जी विटकॉफ को और कुशनर को उनकी बात ही नहीं समझ आई, और जबकि उन्होंने ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत समझाने की कोशिश की। बाद में वॉशिंगटन जाके वान से भी मिले, उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया। उनके इंटरव्यू से हमें तो समझ आ गई थी बात की, जी बात बन रही है, लेकिन पता नहीं अमेरिका को क्यों नहीं उस वक्त समझ आई थी। आपको लगता है स्टीव विटकॉफ और कुशनर जो है वो माइनस हुए हैं और अब मार्को रूबियो बात करेंगे? जो मैंने अपने फिर दोबारा से उस इंटरव्यू की तरफ जाऊंगा जो जुमेरात को मैंने किया था, तो इरानियंस ने कहा था कि जी हमारी कुछ रेड लाइंस हैं, और उनमें यही था कि नो विटकॉफ नो कुशनर। अब ये नहीं पता कि अगर मार्को रूबियो आ रहे हैं तो उनको असिस्ट करने विटकॉफ साथ आ रहे हैं, या वो कमरे से बाहर बैठेंगे, मतलब साइड लाइन से उनको असिस्ट करेंगे, या क्या होगा। क्योंकि जाहिर बात है विटकॉफ को सिस्टम में से तो, अमेरिकन सिस्टम में से तो नहीं निकाल सकते ना। एटलीस्ट फेस जो होगा वो मार्को रूबियो होगा। मार्को रूबियो की तो एक पोजीशन एंटी वॉर हमें नजर भी आती है, उनकी और जेडी वैंस की। यही उन्होंने, इरानियंस ने भी मुझे यही बताया था कि वो इरानियंस का प्रेफर्ड इंटरलोक्यूटर जो है वो जेडी वांस है, और उनके लिए, उनके बारे में वो कहते हैं कि जी वो एंटी वॉर है, वो पॉलिटिशियन है, और उनका अमेरिकन सिस्टम में फ्यूचर भी है। लिहाजा हम प्रेफर करते हैं कि हम उनसे बात करें। तो पर ये मैं मार्को रूबियो भी निस्बतन एंटी वॉर समझे जाते हैं, तो मेरा ख्याल में ईरान को एक्सेप्टेबल होंगे। और साथ ही वजीर खारजा है, एक प्रॉपर फॉर्मल उनकी पोजीशन है, अनलाइक विटकॉफ के वो एक स्पेशल एनवॉय की हैसियत से बात करते हैं, और उनके ऊपर इल्जाम भी है कि वो जी वो इसराइली इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, नहीं, अब मार्को रूबियो और इराकची की मुलाकात, आपका डिप्लोमेटिक जो एक्सपीरियंस है, आपको जी जब इस सतह की मुज़ाकरात हो तो कुछ चीजें तो बिहाइंड द स्क्रीन हल्की फुल्की तय हो गई होती है ना, फिर नोक पलक की दुरुस्त की जाती है बैठ के? नहीं, पाकिस्तान ने, अब देखें, अगर कल वजीर आजम ने 1 घंटा पिज़ेश्कियान से, आप या कहते हैं डेढ़ डेढ़ घंटा, घंटे, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा जी, वो 1 घंटा प्रेस रिलीज वाला जेल में आ गया। आप 1.5 घंटा अगर बात की है, तो यह है कि सब्सटैंटिव कुछ चीजें बात हुई होगी ना, कि जी हम इस चीज पे लचक दिखा सकते हैं, इधर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल आके तो डिस्कशन यहीं पे होगी। 2-3 पॉइंट्स है वहां पर जिनके ऊपर, और बड़े प्रिंसिपल, जैसे कहें कि प्रिंसिपल इश्यूज हैं जिनके ऊपर इस वक्त रुकावट बनी हुई है। अब तो ट्रस्ट है, ट्रस्ट वो एक और चीज है, वो किस तरह से डेवलप करते हैं, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के जरिए। लेकिन जो उनका ईरानियों का है कि जी हम एनरिचमेंट का राइट बिल्कुल कभी फोरगो नहीं करेंगे। अमेरिकन कहते हैं ना जीरो एनरिचमेंट, वो कहते हैं जी एनरिचमेंट का राइट हम फोरगो नहीं करेंगे, चाहे हम 0.5% एनरिचमेंट ही करते रहे, लेकिन हम एनरिचमेंट करेंगे। फिर वो मिसाइल्स के कहते हैं कि जी 2000 किलोमीटर से तो नीचे हम बात आपको, मतलब नहीं कोई नेगोशिएट करते, 2000 से ऊपर हम करने नहीं लगे, तो वो भी आप करें। प्रॉक्सी एक तीसरा इशू है, वो कहते हैं हिजबुल्लाह जो है वो तो ईरान के रेवोल्यूशन को भी प्रीडेट करती है, ईरान के रेवोल्यूशन से पहले एग्जिस्ट करती थी। वो तो लेबनीज का इशू है, वो जाने, और वो जाने, हम हेल्प जरूर करते हैं उनकी, लेकिन हमारा उससे, उसकी क्रिएशन में या उसको उसको कायम रखने में कोई हमारा रोल नहीं है। तो और लिहाजा उस ये इनके उ, 3 उ, पॉइंट्स हैं कि जिसपे वो कहते हैं कि हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर बात है, जब बातचीत इतने बड़े हाई लेवल पे होती है, तो देखते हैं कि क्या नेगोशिएशंस में निकलता है। फिलहाल तो ईरानियंस जो है वो काफी फर्मली इस पोजीशन पर खड़े हैं कि हमें इन 3 पॉइंट्स पे हमने बात नहीं करनी।
और क्या आपको लगता है अमेरिका नो वॉर पैक्ट कर लेगा ईरान के साथ? नो वॉर पैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन फिलहाल कोई ईरानियों की ख्वाहिश है और अमेरिका भी मुझे लग रहा है और अरब मुल्क भी यही कह रहे हैं कि जी फकत सीज फायर हमें जरूरत नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म इसका रेजोल्यूशन या लॉन्ग टर्म एक अंडरस्टैंडिंग इमर्ज होनी चाहिए, क्योंकि अब लोग थक गए हैं। अब 8 महीने के बाद आप देख रहे हैं दूसरी जंग हो रही है, 12 दिन की पहले हुई थी जून में और अब हो रही है। तो एक जो मुझे चीज जो फील आती है अरब कंट्रीज और इनकी अमेरिका और ईरान सब की तरफ से एक कंसेंसस इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है, वो यही है कि किसी तरह से जी एक लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन निकाला जाए। जी अब जो भी इस मसले का हल है वो जरा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और ये जो सैंक्शंस, ईरानियन सैंक्शंस हैं, उस पर आपको ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है? वो तो ये ट्रम्प ने पहले ही फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी है कि उसने कहा जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो उसने परमिशन दे दी थी कि जी ईरान अपना तेल सेल करे, तो ईरान ने आके से मतलब उसके एक तरह से कि एहसान ना लेने के लिए कहा, उन्होंने कहा हमारे पास तेल ही नहीं अवेलेबल है बेचने के लिए, इट्स ऑलरेडी सोल्ड। तो वो अपना मेरे ख्याल में ट्रंप ने इस वक्त दिखा दी है फ्लेक्सिबिलिटी, और उसके 15 पॉइंट्स में भी ये चीज शामिल है कि हम सैंक्शंस भी उठा लेंगे और देयर विल बी नो स्नैपबैक। स्नैपबैक इस तरह से है कि जेसीपीओए में एक चीज रखी गई थी कि जी अगर किसी वक्त महसूस हुआ कि दूसरी पार्टी शराइत पूरी नहीं कर रही मतलब ईरान के मुतालिक, तो ये सैंक्शंस वापस आ जाएंगी। तो अभी जो 15 पॉइंट इन्होंने प्रेजेंट किए हैं ट्रंप साहब ने, उसमें है कि अगर हमारा मुआहदा हुआ तो उसमें कोई स्नैपबैक नहीं होगा कि जी कल हम इसको खत्म कर दें, और वो सैंक्शंस के भी कंप्लीट रिलीफ की बात करते हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि मतलब वो इंडिया को तो बड़ी तकलीफ है। शुरू शुरू में ये भी आया कि टर्की चाहता था कि वो होस्ट करे अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात। वाई पाकिस्तान वो तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, कि वो लेकिन ईरानियों की प्रेफरेंस है, ईरानियों की प्रेफरेंस है, उन्होंने खुद कहा है कि इस्लाम वी प्रेफर इस्लामाबाद। आप मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन साइड भी इतनी एंथुसियास्टिक नहीं थी इस्लामाबाद आने के लिए। मैंने अमेरिका में क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो थिंक टैंक्स में हैं, आपको आइडिया होगा कि मैं पहले अमेरिकन थिंक टैंक्स में भी काम कर चुका हूं, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं वो मुझे बता रहे थे कि जी जो अमेरिकन ऑफिशियल है वो रिलक्टेंट है पाकिस्तान जाने के लिए, और वो सिक्योरिटी के रीजंस को साइड करते हैं। और यही क्वेश्चन पिछले जुमेरात को, ये तो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन उससे पहले की है एंड इट्स ऑन ट्विटर ऑलरेडी, मैंने पोस्ट भी की थी। तो सीएनएन ने ये क्वेश्चन पूछा कि जी सिक्योरिटी सिचुएशन का खदशात है अमेरिकन साइड को, तो हमारे स्पोक्समैन ने कहा कि जी नहीं नहीं सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे आप आ जाए। तो ये जो पाकिस्तान है इज ए प्रेफर्ड वेन्यू फॉर ईरान। इट्स अ प्रेफर वेन्यू फ्रॉम ईरान। तो हाँ जी। आपको, अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, मिड वीक की जो मीटिंग है ये भी प्रिलिमिनरी होगी? मुझे नहीं लगता पहली मीटिंग में सब कुछ तय हो जाए, उसके बाद कहेंगे मजीद मुज़ाकरात जारी रखने पर। नहीं नहीं नहीं, इट्स गोइंग टू बी, तो मेरा अंदाजा है इट्स गोइंग टू बी फर्स्ट राउंड, इट्स गोइंग टू बी फर्स्ट राउंड, पहला राउंड हो जाएगा। अगर मैं बातचीत का एक चेन स्टार्ट हो जाता है तो फिर तो चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं। तो एटलीस्ट यहाँ जो होगा पहला राउंड, क्योंकि इश्यूज इतने कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने आपको 3 गिनवा दिए हैं इश्यूज, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। इनके ऊपर ले दे होते होते काफी टाइम लगेगा। लेकिन जो अगर ये जिस तरह का अभी की अंडरस्टैंडिंग है और डिप्लोमेटिक एनक्लेव में जो बातचीत चल रही है, जिसके बारे में मैंने आपको मुख्तलिफ इनडायरेक्ट शवाहिद भी दी हैं, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर का रेफरेंस दिया है, ट्रंप का रीपोस्ट करने का, डार साहब की ट्वीट का जिक्र किया, तो उसमें यह है कि जब ये बातचीत के लिए इस्लामाबाद ये दोनों पार्टियां वारिद हो जाएंगी तो अमेरिका यूनिलैटरली, ये मुझे जो मैंने सुनने में आया, मतलब इसकी मैं कोई उसको नहीं बाउच नहीं कर रहा हूं कि ऐसे ही होगा, लेकिन सुनने में यह आया कि अमेरिका यूनिलैटरली सीज फायर अनाउंस कर देगा अपनी तरफ से। लेकिन फिर उसके ऊपर बड़ा सवाल रहता है क्या इसराइल इससे अबाइड बाई करेगा या नहीं। जो इस वक्त ग्राउंड पे हमें एस्केलेशन नजर आ रही है यकदम से, पिछले 2-3 दिनों से जो ईरान पे हमलों में एक तेजी आई हुई है, आपने देखा होगा कि शिद्दत आ गई है इसराइल की तरफ से। जो स्टील प्लांट्स पे हुए, फिर वाटर प्लांट पे हुआ, उनके 3 न्यूक्लियर साइट्स पे परसों अटैक्स हुए, रेजिडेंशियल एरियाज में कल रात बहुत शदीद बमबारी हुई। तो उस शिद्दत से भी मुझे लगता है कि अब इसराइल को भी अंदाजा हो रहा है कि जी शायद कोई बातचीत हो जाए तो मैं अपने पहले जो भी मैंने अपने गोल्स अचीव करने हैं मैं वो कर लूं कि अमेरिका सॉरी ईरान को इतना मैं डाउनग्रेड कर दूं साइंटिफिकली, मिलिटरीली, इंडस्ट्रियली, ताकि कुछ अरसे तक वो दोबारा से खड़ा ना हो सके।
और अगर अमेरिका ने लास्ट टाइम भी आपको पता है जून में यूनिलैटरली सीज फायर अनाउंस कर दिया था, और फिर आपको पता है इजरायली जहाज आधे रास्ते से वापस बुलवा लिए थे ट्रंप ने फोन करके कि खबरदार बमबारी की, और ईरान ने भी उस सीज फायर को मान लिया था कि ठीक है अगर अमेरिका ने अनाउंस कर दिया है। आपको नहीं लगता अगर अमेरिका यूनिलैटरली सीज फायर अनाउंस कर देगा और इजराइल उसको अबाइड कर ले तो फिर ईरान भी उसको कंप्लाई कर लेगा? नहीं, ईरान कंप्लाई कर लेगा अगर इसराइल की तरफ से बंद हो गए। क्योंकि जो जो इरानियन लोगों, इरानियन जो डिप्लोमेट्स वगैरह से मैंने सुना है वो ये है कि अमेरिका अगर वापस चला गया तो ये उनको और इसराइल आपस में मदे मुकाबिल रह जाएंगे। फिर देखा जाएगा कि इसराइल का किस तरह से वो है अप्रोच है वॉर की तरफ, तो उसी हिसाब से जंग, आगे की जंग शेप होगी। लेकिन ये सब चीजें स्पेकुलेटिव है, देखते हैं किस तरह से ये प्ले आउट करता है। अमेरिका अगर बैकडाउन कर गया तो शायद इसराइल ईरान को अटैक करना छोड़ दे, लेकिन ईरान का अपने आप को अब जंग से एक्सट्रिकेट करना जरा मुश्किल हो जाएगा। ईरान के अलाइज है इराक में और लेबनान में। यमन वाले में अलहदा से वो थिएटर है, वो अभी पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हुआ। वो उसको तो दोबारा से ठंडा करना आसान है। इस वक्त शिद्दत के साथ लेबनान में लड़ाई जारी है इसराइल के साथ। इसराइल को काफी नुकसान भी उठाने पड़ रहे हैं, जहां पे वो मुसलसल कोई एक हफ्ते से अंदर इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है सदर्न लेबनान में। इसी तरह से इराकी ग्रुप्स भी अमेरिका के साथ उनकी काफी ज्यादा झड़पें जारी हैं। यहां तक कि तो इराकी तो किसी हद तक कामयाब भी हो गया। आपने पढ़ा होगा अखबारात में कि वो नेटो की तमाम अफवाज को वहां से निकलने पे मजबूर कर दिया, और पिछले पीर को उन्होंने 24 घंटे मांगे थे कि हमें यहां से निकलने दें, यहां से इराक से, तो वो निकल गए। बहरहाल अब ये जब अगर कोई सीज फायर होता है तो इसको एक मल्टी फ्रंट सीज फायर होना पड़ेगा कि इसराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, इराकियों के साथ और इस सब के साथ डिसएंगेज करे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा इस दफा। ये इतना आसानी से यूनिलैटरली अमेरिका के कह देने से मेरे ख्याल में फौरी तौर पे जंगबंदी ना हो, चीजें डी एस्केलेशन की तरफ चली जाए, लेकिन एक ब्रॉडर पैक्ट की जरूरत होगी। इसराइल को पाकिस्तान में होने वाले ये जो टॉक्स हैं इन पर क्या एतराज है, या वो इसको वॉच कर रहे हैं, या उनका कॉन्फिडेंस है? नहीं, इसराइल जो है वो पीस टॉक्स के ही खिलाफ है, और ये एक एनालिसिस नहीं है, ये बल्कि प्लेन ऑब्जर्वेशन है। जो लारिजानी को शहीद किया गया, अली लारिजानी को शहीद किया गया, वो इस वजह से किया गया कि ही वाज प्रो डायलॉग। ईरान में जो बहुत कम लोग हैं इस वक्त, मैं आपको ये भी आपकी इंफॉर्मेशन के बता दूंगी, जो इस वक्त अमेरिका से डायलॉग चाहते हैं। वहां पे जो जो एक तो पब्लिक सेंटीमेंट बहुत प्रो वॉर है, और जो इस वक्त की लीडरशिप है वो भी नहीं चाहती कि हम इस वक्त ये कोई डायलॉग करें, क्योंकि जो कहते हैं हमने लूज करना था कर दिया है, अब देख ली जाएगी अमेरिका के साथ। तो बहुत कम लोग हैं जो प्रो डायलॉग हैं, तो उनको स्पेसिफिकली टारगेट करना वो उसमें ये था कि किया जाए। और मेरी इत्तला के मुताबिक वो कोई इनिशिएटिव शुरू भी कर रहे थे अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए, उसके लिए। और दूसरा बात है कि गलत एक नाम चला था कि बाकिर कालिबॉफ जो स्पीकर है ईरान के, वो शायद नेगोशिएशंस में आए ईरान की तरफ से, तो उनको भी कल टारगेट किया गया तेहरान में। फिर जब ये बात चली कि पाकिस्तान उसमें है, अब ये थोड़ा सा स्पेकुलेटिव हो जाता है कि पाकिस्तान एम्बेसी के करीब बमबारी की गई। अब ये इसराइली क्लैरिफाई कर सकता है कि पाकिस्तान एम्बेसी टारगेट थी या वो किसी टारगेट को करीब में वो करना चाह रहे थे, लेकिन बैक वक्त पाकिस्तान एम्बेसी एक डिफरेंट एरिया में है, उसको फातिमीद कहते हैं, और जो पाकिस्तान हाउस है एम्बेसडर का घर, वो पासदारान में है। दोनों पे बैक वक्त उनके करीब में बमबारी की, तो उससे हम इन्फर कर सकते हैं कि शायद वो पाकिस्तान को भी सिग्नल करना चाहते हो कि जी हम टॉक्स नहीं होने देंगे, या हम टॉक्स को सैबोटाइज करेंगे। ठीक है, तो बाकिर हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे। ये 2 दिन बड़े इवेंटफुल है। ये आसिम मुनीर साहब को भी मिलेंगे, ये फॉरेन मिनिस्टर शहबाज शरीफ को तो मिल रहे हैं जी। सुहरवर्दी साहब, इस पूरे कजिए में जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो आसिम मुनीर का। वो आपके, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब खुद भी कह चुके हैं। मैं उनकी सुन रहा था स्पीच में भी, अगर आप गौर से सुने तो उन्होंने साफ कहा है कि ये सब उनकी काविश है। जो डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स भी, वो बता रहे हैं कि ये सब जो है पर्सनली आसिम मुनीर खुद से मैनेज कर रहे हैं, डायरेक्टली विद ट्रंप, डायरेक्टली विद अरागची, डायरेक्टली विद इरानियन
इंटेलिजेंस और जो भी हैं सारे बाकी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। तो जो सेंट्रल पॉइंट है जहां पे सब कुछ हो रहा है वो आसिम मुनीर साहब की शख्सियत है। तो वहां पे ये सारा कुछ डिस्कस हो रहा है, तो आसिम मुनीर पे हो नहीं सकता कि इज लेफ्ट आउट ऑफ द प्रोसेस जब फाइनल कोई डिस्कशंस हो जाएंगी। और आईआरजीसी का पाकिस्तान की आईएसआई से भी राब्ता है या बजरिया इजिप्टी? आईआरजीसी तो एक मिलिट्री है, मतलब एक मिलिट्री का विंग है, उन्होंने अपने और तरह से मिलिट्री को स्ट्रक्चर किया है ईरानियों ने। लेकिन आर्म फोर्सेस का और इंटेलिजेंस एजेंसीज का तो आपको पता है लिंक इवन राइवल्स के साथ भी रहता है। तो आईआरजीसी चूंकि पाकिस्तान उनके साथ कोऑपरेट भी कर रहा है तो यकीनन उनके साथ लिंक होगा। लेकिन इस वक्त जो ये पहला स्टेप लिया गया था वो इजिप्शियंस, और दिस इज डॉक्यूमेंटेड, अगर आप आगे पीछे से रिसर्च करें तो इजिप्शियंस ने क्लेम भी किया कि हमने ये चैनल खोला था। बहुत शुक्रिया बाकिर हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। सेम ही जी, जरूर सर।